नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल बहुत दुखद घटना उत्तराखंड में हुई और हमारे सैकड़ों भारतीय भाई बहनों का भी पता लगाना है। कुछ ऐसी खबरें मिली हैं कि वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, साथ छोड़ के चले गए और बाकी जो राहत जो सेना है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और यहाँ तक कि जो हमारी भारतीय सेना के वायुसेना है और भी सेनाएं लगी हुई है, हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं और पूरी मुस्तैदी से और पूरी तल्लीनता के साथ जो है राहत कार्य में जुटे हुए हैं। ये बहुत ही एक राहत महसूस करने वाली बात है हम भारतीय भाई बहनों को और राहत कार्य तो जारी है। मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर पहुंच गए थे और खुद वो राहत कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है। तो अब इसमें एक विशेषता है कि सभी चैनल लगभग उस त्रासदी को, उस दुखद घटना को दिखा रहे थे लेकिन ये एनडीटीवी वही जो ये गद्दार राहुल है, गद्दार जीएनपीसी का, उसी का चमचा और वामपंथियों का चमचा चैनल है एनडीटीवी, वही किसान आंदोलन की बात दिखा रहा था। इस कदर ये देश विरोधी और गद्दार किस्म का चैनल है ये एनडीटीवी और बाकी जो न्यूज़ 24 वाले हैं, आज तक वाले हैं, ये 50-50 आधा इसको भी दिखाते थे, आधा उसको दिखाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि इतना ये यानी घोर देश विरोधी सब हैं और जीएनपीसी भी घोर देश विरोधी है, वामदल वाले हैं, उसके सभी मीडिया वर्ग भी देश विरोधी है। यह सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है और उससे भी अधिक आवश्यक है कि आखिर ये सब जो है इस तरह की जो देश के साथ गद्दारी जो चल रही है वह किसके शासन काल में चल रही है, जो एक निकम्मा, कायर और अराजक प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में चल रही है। इसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से देख लें और समझ लें और इसके माकूल जवाब की तैयारी और मन में ठान लें।
कुछ लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि सर आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं, राहुल को गद्दार क्यों कहते हैं, नेहरू को गद्दार क्यों कहते हैं। उनको बताना पड़ता है कि भाई ठीक है, आपको जो नज़रिया इन सबों ने 60-70 सालों से ठूसा हुआ है उसके अनुसार आपको ये लगता होगा, लेकिन हम बताना चाहेंगे आपको भी और पूरे अपने देशवासियों और आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि जो ये महान कवि थे और प्रभु राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने अपने राम की भक्ति में कोई उनकी भक्ति रंच मात्र भी दिखावटी नहीं थी, लेकिन वो राम के प्रति भक्ति का एक नमूना जरा देखिए। उन्होंने एक जगह कहा है कि जाके प्रिय निराम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरिसम यद्य परम स्नेही। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस किसी व्यक्ति को राम यदि प्रिय नहीं हो, वो व्यक्ति आपका परम मित्र ही क्यों न हो और परम रिश्तेदार ही क्यों न हो, यह जानकारी होने पर कि उस व्यक्ति को प्रभु राम प्रिय नहीं है, उसको करोड़ों दुश्मन के समान तुरंत जो है वो त्याग दीजिए। यही कहा है महान कवि गोस्वामी तुलसीदास ने। मैं फिर से कह दे रहा हूं, जाके प्रिय निराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्य परम स्नेही। मतलब कि जिस व्यक्ति को प्रभु राम प्रिय नहीं है, उसको यद्य परम स्नेही, यदि वो आपका परम मित्र ही क्यों न हो, परम सखा ही क्यों न हो, बहुत इंटीमेट माने पर्सन क्यों न हो, और वो रिश्तेदार जो भी हो, ये जानकारी मिलने के बाद कि उसको प्रभु राम प्रिय नहीं है, उसको करोड़ों दुश्मन के समान तुरंत त्यागिए। ये अकाट्य और उत्कट भावना, भक्ति की भावना थी वो महान कवि गोस्वामी तुलसीदास की प्रभु राम के प्रति। उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार भारतीय वामता का दल और मेरा जो है, मेरे लिए जिस किसी भी व्यक्ति को इस देश के प्रति प्रेम नहीं है, या दूसरे शब्दों में वो देश का दुश्मन है, वो हमारा प्रिय ही क्यों न हो, सबसे प्रिय क्यों न हो, उसको करोड़ों दुश्मन के समान त्यागना भी है और उसका इंतजाम भी करना है। यही आदेश, यही प्रेरणा जो है हमारे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास से है कि जो कोई भी इस देश का दुश्मन है, इस देश को कमजोर, इस देश को कमजोर करना चाहता है, जिसकी भक्ति इस देश के प्रति न होकर के कहीं और है, और पैसे लेकर के जो है वो इस देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, वो करोड़ों दुश्मन से भी अधिक दुश्मन है हमारा भी। और यही विनती है हमारे अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि उसी प्रकार दुश्मन जो है उसको माने, जो है जिसकी भक्ति जो है इस देश के प्रति नहीं है और वो इस देश का दुश्मन है। आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप बिल्कुल इसको सत्यता से जानिए कि ये जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी शत्रु है। बहुत ध्यान से इतिहास में भी पढ़ लीजिए, वैसे भी पढ़ लीजिए, इसकी यानी कारगुजारियों को देख लीजिए। इस देश की परम शत्रु है। अब आप इसको कब शत्रु मानते हैं, कब माकूल जवाब देते हैं, और कम से कम इसकी शुरुआत हमारे केरल के भारतीय भाई बहनों से शुरू होती है, और भी हमारे जो भारतीय भाई बहनों का तबका है वहाँ से शुरू होती है। यह देखने वाली बात है। तो और उसी प्रकार कोई हमसे व्यक्तिगत वैमनस्य वो रख सकता है, लेकिन जो
पूरी आवाम से मोहब्बत करता है, अपने और हमारे मुल्क भारत से मोहब्बत करता है, और इस भारत को अपनी सर्वोच्च मान्यताएं जो हैं, चाहे उसके लिए सर्वोच्च मान्यता ईश्वर हो, चाहे खुदा हो, चाहे वायुगुरु हो, चाहे गाड हो, उससे भी ऊपर मानता है। चाहे वो आपका रामायण, गीता, मनुस्मृति, पुराण या या गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल, उससे भी ऊपर मानता है, तो वो मेरी उतनी इज्जत करता हो चाहे नहीं करता हो, वो मेरे लिए जो है परम आदरणीय है और परम जो सम्माननीय है। और वैसे भी यानी यदि इन विचारों को वो समझ जाएगा तो ऐसा भी विचार वो रखेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये उत्कट भावना ये भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब देखिए ना, सचिन तेंदुलकर वाली जो घटना है पिछले 2 एपिसोड में कही गई है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि ये किस तरह का ये संगठन है कि जो ये कहता है कि इस संकट की घड़ी में हमको एक राष्ट्र के रूप में एक होना चाहिए। उसका विरोध ये सब कर रहे हैं जेएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वाले। और तो और वो शरद पवार, उसको शर्म नहीं आती है कि वो जितने भी भूमिगत तस्कर हैं, वो हाजी मस्तान हुआ, दाऊद इब्राहिम हुआ, अब इसमें बात चल रही है वो इकबाल मिर्ची हुआ, जिसका उससे नेक्सस हो, संबंध हो, वो उपदेश दे रहा है सचिन तेंदुलकर को कि वो अपने क्षेत्र से ही जो है वो को सीमित रखें। कितना बेहया किस्म का है वो शरद पवार। अब उसको क्या कहा जाए? ऐसे लोगों को ही देश का गद्दार कहते हैं, जो कि देश की एकता जो है, मतलब कि जिसको देश की एकता का जो विरोध करता है, ये भी विरोध ही है, लेकिन बड़े सफाई वाले शब्दों में। और वो क्या कहता है कि सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो, वो इस देश के वो नागरिक नहीं है। देश की एकता की बात जो है हर एक नागरिक को नहीं करनी है क्या? उस बेवकूफ और देशद्रोही जो अवश्य कहा जाएगा, वो शरद पवार को जानना चाहिए कि देश की एकता की भावना हर एक नागरिक को रखने की आवश्यकता है, और ये शरद पवार जैसे गद्दारों को वो बता के रहेगा। अब और सारे जो चैनल तो बेचारे जो है वो दिखा रहे थे, वो राहत कार्य के विषय में दिखा रहे थे, जो आफत आई है हमारे उत्तराखंड में। तो सब दिखा रहे थे कि भाई वो अमित शाह भी कह रहे थे कि भाई कि हम पूरा जोर लगा देंगे, और भारत सरकार पूरी तरह से जो उत्तराखंड के जो हमारे भारतीय भाई बहनों के साथ में, अच्छी बात है। और जितने भी संसाधन है, माने सेना, वायुसेना, और यहाँ तक कि DRDO की जो माने एवलेंच स्पेशलिस्ट टीम भी वहाँ पर जाकर के अध्ययन करेगी, अच्छी बात। और उसमें ये जरूर दिखा रहा था वो आज तक, ये चमचा आज तक राहुल ने कहा कि उसके कार्यकर्ता राहत कार्य में जुट जाएं। GNPC के कार्यकर्ता कहाँ सामाजिक कार्य में लगते हैं? GNPC का छोटे से बड़े बस वो किसी आर्थिक स्वार्थ में ही वो जुड़ता है। किसी को ठेकेदारी मिल जाए, किसी को ये बिजनेस मिल जाए। GNPC में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी सिद्धांत के रूप के आधार पर नहीं, कोई आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं जुड़ा है। वो कोई न कोई जो है आर्थिक स्वार्थ है,
ठेकेदारी और इस टाइप से, तो वो सेवा करेंगे। और ऐसा बोल करके हो सकता है कि वो राहुल जो है वो देश में ही न रहे, भाग जाए विदेश। तो जिस संगठन का मुखिया का दिल भारत में लगता ही नहीं है, 12 महीने में से जो है वो 9 महीने बाहर ही वो उसका मन लगता है, दिखावे के रूप में सिर्फ 3 महीने रहता है। और जो 3 महीना रहता भी है वो भी देश में विप्लव कराना और जो है देश में जो है वो उथल पुथल कराना और इस तरह का डिस्टर्बेंस, जो कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, और देश को हमेशा जो है वो तनाव में रखना, ताकि इन्हीं तरीकों से, इन्हीं रास्तों से उसकी सत्ता वापसी। अब किसी ने बताया होगा कि भाई जेएनपीसी की सत्ता वापसी ऐसे नहीं होती है, या तो देश को बांटो, या कैसे तुम्हारे बाप के नाना ने जो है वो देश को ही बांट दिया, पाकिस्तान बनवाया, तब उसको वो सत्ता मिली। तो किसी ने उसको बताया होगा कि भाई देश में जितना ही जो है वो तनाव, नफरत और विध्वंस फैलाओगे, तभी जाकर जेएनपीसी जो है सत्ता में आ सकती है। तो इसी में सब लगे रहते हैं दोनों, जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी वाले भी और वाम दल वाले भी, और अपने फ्रिंज एलिमेंट्स और फ्रिंज जो है, जो उनकी माने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें हैं, उनके साथ पत्रकारों का गिरोह है, मीडिया का गिरोह है, बौद्धिक वर्ग का गिरोह है, इनके साथ। लेकिन इतना बताने के बाद, यदि इतना बता करके ही यदि माने वहीं पर ठहरा जाए या रुक जाए, तो अपने मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इंसाफी है कि भाई चूंकि ये शासन किसका है, शासन व्यवस्था किसकी है, मोदी महोदय की। तो मोदी महोदय की शासन व्यवस्था में ये ताकतें, ये देश विरोधी ताकतें पूरा जो है हर तरह का देश विरोधी कार्य में लिप्त भी हैं और तांडव भी कर रही हैं। कौन मोदी जी? राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए। यही चीज, यही असलियत हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है। और कार्य नहीं, अराजक। ये पहली बार मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री जो है वो अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है। देखिए, जब तक वो गुजरात में जब तक गुजरात में थे तो ये सब बहुत और गुजरात में थे तो वो मुख्यमंत्री थे, केंद्र में सत्ता जो है वो जेएनपीसी वालों की थी। तो मैंने वक्तव्यों से भी तमाम आरोप और तमाम साजिशें भी की, यानी जो है मोदी सरकार की जो गुजरात में थी उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया, किसका दुरुपयोग किया। तो उसको मोदी महोदय ने कहा कि लोग हम पर इतना पत्थर मारे, हमने उन पत्थरों को सीढ़ी बना लिया। अरे कायर महोदय, ये पत्थर को सीढ़ियां बनाने की बात नहीं है। यह देश के बहुत खतरनाक दुश्मन है। इनसे पत्थर मत खाओ। अब वो पत्थर अब आपको नहीं लग रहा है, वो पत्थर अब जो है वो देश पे चल रहा है। वो पत्थर हमारे जो गरीब और जो हमारे आम जो है वो भारतीय भाई बहनों पर चल रहा है। आपको तो कुर्सी मिल गई, आप प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन जितना भी इस तरह से जो विध्वंस और विप्लव हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है देश में, या सीए के नाम पर जो हिंसा हुई, जो उसके शिकार आप नहीं हुए। उसके शिकार जो है हमारा आम भारतीय भाई बहन या गरीब भारतीय बहन हुआ। कोरोना पीरियड में भी जिस तरह से गद्दारी इसने केजरीवाल ने किया तो उसके शिकार आप नहीं हुए। हमारे जो गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहन हुए, जिसको ये
यानी धोखा दे करके, झूठ बोल करके वो बाहर कर दिया इसने, केजरीवाल ने। और जो हजारों किलोमीटर जो है वो जाने को मजबूर हुए। तो वो सिद्धांत नहीं चलेगा कि लोग हम पर पत्थर मारते गए और हम उन पत्थरों से हम जो सीढ़ी बनाते गए। ये कायरता आप दिखाए होंगे वहाँ पर गुजरात में। ये देश की बात है और देश में अब आपको भी अनुभव हो गया होगा और देश भी देख रहा है कि कितनी खतरनाक जो है ये देश विरोधी ताकतें हैं। इनसे पत्थर खा करके और आम भारतीय भाई बहनों का और गरीब भारतीय भाई बहनों को पत्थर उनसे माने पत्थर खाने का इस तरह का वो इंतजाम मत करिए आप। तो शासन व्यवस्था, शासन का मतलब ये होता है कि देश में जो दुर्जन हैं, जो दुष्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको ठिकाने लगाया जाए। जो सज्जन हैं उनको जो है वो प्रतिष्ठा दी जाए, सम्मान दिया जाए। और इसके काल में वैसे ये इसके ठीक उल्टा वो जेएनपीसी भी कर रही थी। जो सीधे साधे भारतीय नागरिक हैं, जो मजदूर भारतीय नागरिक है, उनके लिए नारकीय जीवन। जो चालू बालू है, जो तिकड़मी है, जो दादा हो गया, जो गुंडा हो गया, वो माफिया हो गया, उसके लिए स्वर्गीय स्वर्ग है। तो ऐसा वातावरण तो जो है वो जेएनपीसी ने 60-70 सालों तक दिया था। उसी प्रकार इनका भी है। अब देखिए ना, इस जेएनपीसी परिवार ने इस देश को लूटा और उस लूट का अंदाजा किसी को नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए कि जितने भी लूटने वाले आए, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, या शक आए, हूड़ आए, बीच में वो आया था वो ईरान का लुटेरा, उसका नाम जबान पर आ नहीं रहा है, वो उसी का सेनापति था, वो अहमद शाह अब्दाली। तो उसमें माने मुगल बादशाह थे भारत के, वो मोहम्मद शाह बहुत कार किस्म का था। तो आकर के लूटा भी और बहुत कत्लेआम भी किया इसी दिल्ली में, वो चांदनी चौक में। तो उसने जितना लूटा होगा, और प्लस ये अंग्रेजों ने जितना लूटा होगा, सारी लूट को आप यदि जोड़ दीजिए और उसमें मुद्रास्फीति का भी जो कारक है, जो फैक्टर है, उसका भी आप हिसाब कर लीजिए, तब भी पूरी लूट में को जोड़ने के बाद उसमें मुद्रास्फीति के कारक का भी हिसाब करने के बाद, मतलब कि इन्फ्लेशन फैक्टर को अकाउंट फॉर करने के बाद भी उसका हजारों गुना, करोड़ों गुना इस जेएनपीसी परिवार ने लूटा है। सिर्फ जेएनपीसी परिवार। गांधी नेहरू चांडाल चौकड़ी परिवार 2010 या 11 की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट मैंने वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मालूम थी। भारत सरकार ने नहीं वो मंगाया था, लेकिन भारत सरकार में जो आला अधिकारी थे उनके पास अनऑफिशियली आई हुई थी कि 30 लाख करोड़ सोनिया गांधी के नाम से, 12 लाख करोड़ जो है इसके नाम से, राहुल गांधी के नाम से। इस स्तर के लुटेरे हैं सब। और देखिए वो लुटेरे फिर उन्होंने चमचों की एक फौज खड़ी कर ली, जैसे एनडीटीवी, आज तक, न्यूज़ 24, ये कुछ भी हो जाए
उस जो लुटेरा जो है राहुल का, इंदिरा गांधी का, यानी उसी का कि ये भटैती करते हैं और चमचागिरी करते हैं। ये कभी नहीं मानते हैं कि वो लुटेरे थे। तो अब इस पर आ जाइए कि इतने बड़े लुटेरे और डाकू को यदि कोई आम आदमी देखेगा तो मोदी जी ने क्या किया हुआ है? मोदी जी के माथे पर जरा भी शिकन नहीं कि इस लुटेरे डकैत को इतनी बड़ी सिक्योरिटी। आप जाके देखिए आम आदमी के दिल पर क्या प्रतिक्रिया जो गुजरती होगी। वहीं पर एक दूसरा नागरिक है, वह भी उतना ही अधिकार रखता है, उतना ही संविधान ने उसको अधिकार दिया हुआ है। वह सड़कों पर जो है जब कोरोना जब काल आता है, सड़कों पर पैदल जाने के लिए वो भी भोजन के अभाव में और जीविका के अभाव में हजारों किलोमीटर चलने को मजबूर है। वो भी एक नागरिक है और उसको भी संविधान ने वही अधिकार दिया है। और दूसरा नागरिक क्या है? दूसरा वो डकैत है। उस डकैत को इतना बड़ा इंतजाम, इतनी बड़ी सुरक्षा, क्या ये भाव जो है मोदी महतो में आता है? इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि वो सबसे बड़े गद्दार हैं इस देश के, जो कि ये भाव नहीं आता है कि भाई हमको इज्जत देनी है, अपना इज्जत और सुरक्षा देनी है आम आदमियों को, डकैतों को नहीं देनी है। और दूसरी चीज कि इसमें बात सही है कि जो नितिन गडकरी का जो काम है, और कम से कम यानी 50 तो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं पूरे देश में। और मुश्किल से 10-5 साल में यानी इतने एक्सप्रेसवे बन जाएंगे, इतने हाईवेज का जो है वो वाइडनिंग, यानी उनका आधुनिकीकरण हो जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, आधारभूत सुविधा के मामले में यह विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो इतने एक्सप्रेसवे, इतने हाईवेज और भारतमाला का जो ये प्रोग्राम है, फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहे हैं, और उनके आसपास जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, और हमारे यानी कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर जो है मैंने रोड और रेलवे लिंक, यहाँ तक कि लद्दाख तक जो है वो रेलवे लिंक, तमाम सुरंगें बन रही हैं, टनल बन रहे हैं, दुर्गम क्षेत्रों में भी अपनी जो है वो रेलवे लिंक बन रही है। चेनाब जो ब्रिज जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल बन रहा। तो भारत कई क्षेत्रों में एक इंजीनियरिंग मार्वेल स्थापित कर रहा है भारत। और भारत के पास वो कुवत है भाई, बराबर बोला कि भारत और भारतीयों की काबिलियत, प्रतिभा पर तो कोई शक की बात ही नहीं है। माहौल नहीं मिलता है ना। माहौल ये दिया जाए तो यह विश्व में सबसे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर और वकील और वो सब कुछ हो सकते हैं। माहौल चाहिए, लेकिन उस माहौल को तबाह करने वाले यही जीएनपीसी और वामदल वाले, और इस वामदल और जीएनपीसी को पालने वाले मोदी जी। इसको समझने की जरूरत है। यदि तीनों हट जाएं तो हमारे देश में प्रतिभा की यानी कोई कमी नहीं है। तो उसमें वो हिसाब लगाया गया था कि जो भी ये एक्सप्रेसवे का है वो 10-12 लाख करोड़ का है। भारतमाला में कुछ और भी वो प्रोग्राम है, तो वो जो है वो 3-4 लाख करोड़ के हैं। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो भी जो है 8-10 लाख का है। कुल मिलाकर के 20-25 लाख करोड़ में निपट जा रहा है। और इसके बाद एक जो बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत जरूरी परियोजना है भारत की सभी नदियों को जोड़ने का।
उसमें भी जब वो वैसे तो शुरू किया गया, मैंने माने ये कॉन्सेप्ट कंसीव हुआ था 1950 में, और किसी ने सोचा नहीं, और अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर उसको करने की सोचा, तो उसमें 1.25 लाख करोड़ की बात चली थी। कब चली थी? 1998 में। लेकिन अब जो है, चूंकि महंगाई बढ़ गई है और काम करने के स्टैंडर्ड्स भी बदल गए हैं, बढ़ गए हैं, तो उसमें भी कम से कम 20-25 लाख करोड़ का खर्चा है, यानी सारी नदियों को जोड़ने में। सारी नदियों को जोड़ने में फायदा ये है कि हर साल जो है बाढ़ से तमाम हमारे हजारों भारतीय भाई बहन उसके शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। अरबों खरबों की जो वो हमारे फसल और संपत्ति का नुकसान होता है। एक तो बाढ़, और कहीं कहीं सूखा, ड्राउट, और पीने के पानी, सिंचाई के पानी की किल्लत होती है एक ही साथ। तो यदि नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो उधर बाढ़ की समय तो बाढ़ वाला पानी जो है उधर उसको घुमाया जा सकता है या डाइवर्ट किया जा सकता है। जिधर पानी की जरूरत है, जिधर सूखा है, जिधर पीने के पानी की किल्लत है, और ये हमेशा रहता है। जैसे बरसात के दिनों में उत्तर भारत की जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा इत्यादि है, उसमें दक्षिण भारत की नदियां शांत रहती हैं। जाड़े के दिनों में दक्षिण भारत की नदियां, कावेरी है, गोदावरी है, और भी जो नदियां, वैगई जो नदी है उधर, तो वो माने जाड़े के दिनों में वो सक्रिय रहती है। तो कहने मतलब कि वर्ष भर जो है कहीं न कहीं उसी समय पर बाढ़ भी रहती है, उसी समय पर कहीं न कहीं पानी की आवश्यकता पड़ती है। और आपने सुना होगा कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का, सिर्फ पानी को लेकर के, तो यदि सारी नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो और काफ़ी पानी चाहे कर्नाटक को मिले चाहे तमिलनाडु को मिले, वो झगड़ा ही खत्म। और सिर्फ जो है कावेरी वाटर वो डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि जो एक वो नदी है तुंगभद्रा, उसमें भी झगड़ा है, वो कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का। तो पानी के लेकर के जो है बहुत झगड़ा। और यहाँ पर भी झगड़ा है जो जमुना के पानी को लेकर के, वो पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का आपस में। तो यदि तमाम इस तरह से वो विवाद हैं, झगड़े हैं, तो उन झगड़ों का भी निपटारा जो है ये सारी नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो पानी ही पानी है, झगड़ा ही खत्म। सब लोग जो है तो नदियों को जोड़ने का। और इसके बाद हमारे जो अनुसंधान माने संस्थान है, संगठन है, जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी कह सकते हैं आप हिंदी में। इसरो है, बार्क है, भाभा रिसर्च भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो ट्रानवे में है, जो बॉम्बे के पास है, और जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अधीन आता है, और DRDO है। यदि इसको पैसा मिले तो निश्चित तौर पर ये नासा वगैरह जो अमेरिका है उसको पीछे छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा। तो इसमें भी यदि 4-5 लाख करोड़ का इसमें वो इन्वेस्ट किया जाए तो यह विश्व में सबसे ऊपर जो है वो नासा के भी ऊपर है। और चीन के वैज्ञानिक क्या पाएंगे इसको। और फिर अपनी सेना की तैयारी में भी यदि सेना को कम से कम 20-25 लाख करोड़ का साधन मिल जाए और उसको हथियार मिल जाए, विश्व की सबसे ताकतवर सेना बन जाएगी। तो इस सब को आप जोड़ लीजिए तो मुश्किल से 100 लाख करोड़ का ये मामला है। और उतना ही लूट का पैसा सब रखे हुए हैं सोनिया राहुल अकेले।
तो यदि सोनिया राहुल जितना जितना लूट के पैसा काला धन के रूप में रखे हैं, यदि वही पैसा ला दिया जाए तो एक पैसा न किसी से मांगना है न कुछ करना है, हमारा देश जो है वो चमकने लगेगा। लेकिन मोदी जी जो है 2014 के चुनाव में बोले तो थे कि इस परिवार ने इतना इस देश को लूटा हुआ है, इतना लूटा हुआ है कि यदि भोपाल, अच्छा ये इस तरह का चुनाव प्रचार कहाँ कर रहे थे? भोपाल में। कब? 2014 के संसदीय चुनाव में। तो कह रहे थे कि यदि भोपाल में एक लिख करके उसके आगे यदि शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य जो है वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। यानी इतना जो है वो इस परिवार ने देश को लूटा है। लेकिन सत्ता मिलने के बाद सारा केस जो है वो मोदी जी निकल गए। एक पैसा भी इन डाकुओं का और इन लुटेरों का एक पैसा भी देश में नहीं लाया। और उससे भी बड़ी गद्दारी क्या किया कि जो आवश्यकता थी कि कम से कम एक कानून ही बन जाता कि जो भी काला धन है हम जो है भारत का लूट करके विदेशी बैंक में जमा किया हुआ, वह धन भारत का है, इस तरह का एक संसद में पारित कानून बन जाता, तो हमारी जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनको अधिकार मिल जाता है। तो वो भी न बना करके मोदी जी ने इन लुटेरों के, कौन लुटेरों के? जेएनपीसी वालों के, यानी नेहरू परिवार के लुटेरों की, जिन्होंने इस देश का अरबों खरबों, अब लगा लीजिए कम से कम जो है यानी 1.5 करोड़ इतनी लूट इस समय है। और यदि वो पैसा आ जाता है तो जैसा कि बताया गया है कि वो जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जितने भी हाईवेज बन रहे हैं, जितने भी तमाम माने देश में जो है वो रेल लाइन का सुरंग बन रही है और सड़कों का जाल, आपका फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, और हमारे जितने भी अनुसंधान हैं, हमारी सेना की तैयारी और नदियों को जोड़ना, सब कुछ जो है वो चमक जाता। और जो भी पैसा बचता तो हमारे जो भारतीय भाई बहनों के स्वास्थ्य और शिक्षा में, जो सोशल सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने का मिल जाता। लेकिन चूंकि सिर्फ चुनाव में थोड़ा सा बोलना और जब सत्ता मिल जाती है तो इन्हीं डकैतों का, इन्हीं देश के दुश्मनों की रक्षा भी करना और इनके पैसों की भी रक्षा करना। और पैसों की नहीं, इनको इस तरह से सुविधा देना कि इनके जो भी मैंने इस तरह से देश के लूटे हुए पैसे के आधार पर जो इन सबों ने व्यापारिक प्रतिष्ठान जो बनाए हैं, वो जो इस्टेब्लिशमेंट जो बनाए हैं, वो भी निर्बाध रूप से मोदी जी के शासनकाल में चल रहे हैं। अब जैसे कि इन समूह ने, मैंने इसी जेएनपीसी वालों ने उसका राहुल और प्रियंका और वाड्रा, मतलब प्रियंका तो खुद ही वाड्रा हो गई, लेकिन उसका पति, मतलब कि सोनिया का दामाद, क्या उसका नाम है, रॉबर्ट वाड्रा। तो ये हमारे किसानों की जमीन हरियाणा में भी और राजस्थान में भी हड़पा है, अब उसमें निवेश हो रहा है मोदी जी के शासनकाल में। तो इनके हौसले जो है कैसे पस्त होंगे? अरे दुष्टों को ठिकाने लगा जाता है तब जाकर उनके हौसले पस्त होते हैं, और वो भी इतने आसानी से होगी। ये सब इनका जो जाल है भारत में भी है और भारत के बाहर भी है, तो इतने आसानी से मैंने ये इनका शमन इतना आसान है भी नहीं। लेकिन मोदी जी की इच्छा ही नहीं है, बस उनका है कि इनको पाल के रखना और चुनाव के वक्त में इनको दिखा करके बस चुनाव जीतना और वोट लेना, बस। ये खतरनाक खेल जो है बीजेपी वाले, अब देखिए इतना ये किसान आंदोलन के नाम पर तबाही हो रही है, उसकी चिंता नहीं है। सारी मशीनरी गई है जो है
वो बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। कोई भी देखिए, ये सवाल बराबर होते कि साहब कि चुनाव है तो क्या उसको बंद कर दें? देश हित से बड़ा कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपकी मंशा साफ हो। यदि यहाँ विप्लव है यहाँ पर हमारे दिल्ली में, तो बंगाल के भी चुनाव को टाला जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाइए और उसको जारी करिए, पहले ये कंट्रोल करिए, बशर्ते मंशा आपके साथ हो। लेकिन यह तो इतना कायर और अराजक है कि सारे मुख्यमंत्री इसको जो है इसको गाली देते हैं। वो केरल का ममता बनर्जी, तमाम जो है केजरीवाल जो है वो संसद के द्वारा पास किए गए कृषि कानून की प्रतिफलता है उसमें विधानसभा में, और उस विधानसभा को वो एक दिन के लिए वो जो है उसने स्पेशल सेशन बुलवाया था, एक विशेष सत्र बुलवाया था, सिर्फ जो है उसकी प्रति फाड़ कर दिखाने के लिए। तो इतनी अराजकता ये पाल है मोदी जी, जो किसी भी संजीत, किसी भी जो मुल्क से मोहब्बत करता है उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सिर्फ चुनाव जीतना और प्रचार क्या करना, पता नहीं वो बीजेपी वालों में से बड़ी तपस्या के बाद ऐसा मिला है, हिंदुओं के लिए मिला है। कितनी बार बताया गया कि इस तरह की भावना रखना कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का है, ये बहुत ही गलत है। एक बार बताया गया था ना कि वो बहस करवा रहा था वो दीपक चौरसिया, उसमें सब कह रहे थे दोनों से कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। क्या मतलब है इस तरह की भाषा? कि ये कह रहा था कि नहीं देश हमारा ही है, वो दूसरा कह रहा है कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। कोई यह सिखाने को नहीं है कि अधिकार जताने के पहले कर्तव्य निभाओ, मतलब कि देश को अपना समझो और कोई ऐसा काम ना करो कि देश कमजोर हो। और दोनों के दोनों, यानी एक आरएसएन सिंह है, वो रा का अफसर, अपने वो पता नहीं, वो साथ बोलता है कि साहब मिलिट्री वो इंटेलिजेंस से आया था और फिर राम में भी अफसर था। बातें तो बड़ी अच्छी करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी अंततोगत्वा जो है हिंदू मुस्लिम में घुस जाता है। और वो आरएसएन सिंह वो उसी ग्रुप का है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ग्रुप का है। तो समझ जाइए। तो इस तरह से पैनल, मैंने टीवी चैनल पर ओपनली बहस हो रही है ये देश किसी के बाप का नहीं है। यानी और भाई कि मैंने ये भावना नहीं कि भाई यह देश हमारा भी है, यह देश सबका है। यह कोई भ्रम में न रहे कि साहब वो कोई बाहरी है, कुछ नहीं है। वो किसी भी विश्वास का है, वो हिंदू सनातन विश्वास का है, इस्लाम विश्वास का है, और जो है वो अपना ईसाई विश्वास का जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका देश है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि देश मजबूत कैसे हो, इसकी सोच है ना। वो कहते तो हैं कि भाई कि ये देश मेरे बाप का है, लेकिन काम वही करते हैं कि देश कमजोर हो। प्रॉब्लम तो इससे आती है ना। अब जो है आतंकवादियों का समर्थन, ये और न सीधे तो घुमा करके अब राहुल भी बोलेगा कि राहुल भी बोलेगा, जो गद्दार राहुल भी बोलेगा कि यह देश यानी यह देश किसी के बाप का नहीं है। बात सही है, वो सबके बाप का है,
लेकिन तुम चीन से पैसा लेकर के जो है भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में जो है वो माहौल बनाओगे। अब बोलोगे कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। ये तो बात है। और ऐसे लोग ही जो है इस तरह की वो गंदी बातें करते हैं। तो देश पर अधिकार सबका है, वो कहने की आवश्यकता है ही नहीं। सोचिए कि हम देश के प्रति क्या कर्तव्य निभाएं, और कम से कम ऐसा कोई भी काम न करें कि हमारा जो भारतीय समाज या देश कमजोर हो। क्यों कि इसमें जो है देश विरोधी ताकतें मोदी जी के शासनकाल में बहुत ही उग्र हो गई हैं, तांडव हो गई हैं, और भारत को कमजोर करने में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। कोई न कोई जो है वो बहाना ढूंढ रही है। भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए चीन के बराबर ना आ जाए, सुपर पावर न बन जाए, बस इसी को रोकने के लिए जो चीन हो चाहे जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों के जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, बस उन्हीं का एजेंट बन करके इस तरह का चल रहा है। तो कम से कम हम भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है कि कोई ऐसा काम न करें। देखिए वो किसान आंदोलन के नाम पर वो राकेश टिकैत वो दिन रात झूठ बोल रहा है। कहा जा रहा है कि भाई इसमें वो खालिस्तानियों की जगह मैंने जो है वो खालिस्तानी आतंकवादियों ने इसको हाईजैक कर लिया है। तो क्या तो वो कह रहा है कि कोई हमको समर्थन देता है तो इससे क्या मतलब। तो जो इस तरह से यानी उसको असर नहीं है कि भाई कि यदि कोई आतंकवादी संगठन इसके आसपास भी है तो कितना गलत है। और बड़े आराम से जो है वो जवाब भी दे देता है, और मीडिया भी सुन भी लेती है, और वो वही गंदगी जो है वो सुनाती भी है। क्यों सुनाती है कि देशभक्ति माने सच्चे अर्थों में उसका बहुत अभाव है। वरना जो है इस देश के लोग इस तरह की मीडिया को भी ठिकाने लगा देते, और ऐसे राकेश टिकैत को भी ठिकाने लगा देते। तो फिर से जो है भारतीय जनता दल ये कहता है कि भारतीयता को अनुभव करिए। भारतीयता आधारित जो है माने भाईचारा, सद्भाव, आपसी सहयोग, सम्मान, सब कुछ, और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवम परस्ती, इसको लाने की जरूरत है। जब ये भावना आएगी तो आपको बड़े आराम से दिख जाएगा कि ये जेएनपीसी जो है कितनी खतरनाक है, कितना गद्दार ये राहुल है, और इन गद्दारों को ये पालने वाले मोदी जी भी कितने देश के कितने बड़े गद्दार हैं, आपको आराम से दिख जाएगा। वो बताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन भारतीयता आधारित से जो है सारी पहचान को छोड़ना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कुछ नहीं। हम सिर्फ भारतीय हैं, और हमारे देश के लोग भी वो भी भारतीय हैं, और हमारे देश के लोग भारतीय हैं तो हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। ये भावना होना ही पड़ेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।